हेलो एवरीवन, आज हम MSD 12 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें 3 पात्र हैं। एक दीदी जिसका नाम मालू है, दूसरा उसका बेटा अप्पू और तीसरी जो है अप्पू की नानी। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले जो है ये कहानी 2 रूपों में इम्पॉर्टेंट है। एक हम बाल मनोविज्ञान की कहानी हम इसे देखते हैं, मतलब एक बच्चे के मन में, एक बच्चे के नज़रिए से ही इस पूरी कहानी को हम पढ़ते हैं। और दूसरा ये कि जो नैतिक मान्यताओं का एक ढांचा तैयार कर दिया गया है, उसकी किस प्रकार एक स्त्री होती है, शिकार बनती है वो। क्योंकि जो मालू होती है, जो पात्र जिसको दीदी कहा गया है कहानी में, वो शादी से पहले ही किसी अन्य मर्द के साथ संबंध बना लेती है, जिसका परिणाम अप्पू होता है। और इस वजह से क्या है कि वो अपने भाई और माँ की नज़रों में गिर जाती है। तो दीदी कहानी की जो प्रमुख पात्राएं हैं वो अप्पू की दादी है, नानी है ना। वो अप्पू की दीदी और नानी है। तो सबसे त्रासद जो चरित्र है वो दीदी का है। अप्पू के माध्यम से ही जो है, उसी के ख्यालों से ही दीदी के जो त्रासद स्थिति है उसको कहानी में बताया गया है। तो कहानी में सिर्फ इसका संकेत है कि कुमार मालू जो कुमारी मालू है, मतलब बिना शादीशुदा मालू का किसी आदमी से अनैतिक संबंध हो गया था, जिसका जो दुखद अंजाम है उसे भुगतना पड़ा। एक बच्चे को वह जन्म देती है, पर बच्चे के प्रति माँ की ममता नहीं दिखा पाती क्योंकि वो नाजायज़ है। अपने बच्चे के मुंह से सिर्फ एक बार ही सही पर वो माँ पुकारवाना चाहती है, लेकिन दीदी पुकारते बच्चा जो है वो सवाल करता है कि एक दीदी माँ कैसे हो सकती है। कुमारी होने के कारण अपना मातृत्व जो है वो उसे छिपाने के लिए वो मजबूर होती है। अप्पू की परवरिश जो है इस तरह हुई है कि वह अपनी माँ को दीदी के समझता है और माँ नहीं पुकारता। वो अपने मातृत्व का गला जबरदस्ती घोटने के लिए मजबूर अनेक संदर्भों में चित्रित की गई है ये कहानी। अपनी जो माँ है, जब माँ ये किसकी माँ है? ये है अप्पू की नानी की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब जो दीदी है उसकी माँ है ना। जब माँ बार बार अपने बच्चे को फटकारती है तो मालू जो है खुलकर कहती है उसे कोस कोस कर मार डालोगी। यानी कि जब नानी है बच्चे को डांटती है तो वो उसको कहती है कि मतलब इतना क्यों डांट रही हो, है ना। और रात को बेटा अप्पू खाने बैठता है तो मालू भी उसके पास बैठ जाती है। कोर बनाकर अप्पू को खिलाना पसंद है उसे, लेकिन जब नानी के सामने वो कोर बनाकर नहीं खिलाती है ना, वो डरती है क्योंकि जो नानी है वो डांटती है। वो कहती है वह क्या दूध मुँहा बच्चा है जो तू उसे कौर बनाकर खिलाती है ना। और फिर मालू के बिगड़े चरित्र से रूठकर जो मालू ने किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाए थे, इसकी वजह से उसका भाई जो है कुमारन वो घर को छोड़कर चला जाता है। उसकी जो अप्पू की नानी होती है वो कहती है कि मेरी पेट से जन्मी बच्ची है, मैं भला इसको ऐसे कैसे छोड़ दूँ, है ना। तो कभी कभार वह माँ को देखने आता है, लेकिन फाटक के बाहर ही खड़ा रहता है, मतलब घर में नहीं आता उसका मामा अप्पू का, और घर में पैर नहीं रखता है वो। तो माँ सफाई देती है कि मालू तो उसके पेट से जन्मी है, पर कुमारन माँ पर इल्ज़ाम लगाता है कि सदाचार किसी बेटी को पहले देनी चाहिए थी तुम्हें, अब कोई फ़ायदा नहीं है। जब अप्पू अपनी तरफ घूमते आदमी के बाद अपना मतलब वो उसका मामा जो होता है उसकी तरफ घूर रहा होता है, तो अप्पू उसके बारे में पूछता है तो उसकी जो दीदी होती है यानी मालू वो कुछ नहीं कहती, वो बस इतना कहती कि वो तेरा मामा है। फिर घर ना आने की वजह पूछने से वो जवाब ना देकर सिर्फ रोती रहती है। ठीक है, उसके जो है अनजान मर्द के साथ संबंध और शादी के पहले अप्पू के जन्म देने की सज़ा जो है वो उसे कुमारन भुगता है और भुगतने देता है अपनी फैमिली को, वो उनसे दूर रहता है। अपनी गलती का सबसे त्रासद जो परिणाम है वो मालू को भुगतना पड़ता है। अपने बच्चे को छोड़कर जाने के लिए वो मजबूर हो जाती है। कुमारन क्या करता है, दलाल शंकरन नायर जो है वो मालू के साथ क्या शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो एक रात क्या होता है कि
रात को मालू जो है संदूक में अपने सामान करीने से रखती है। सुबह वह अप्पू को जगाती है, नहलाती है और माड़ भात जो होता है वो पीने के लिए देती है और उसके बाद कपड़े पहनाती है, बाल संवारती है उसका और फिर अप्पू को समझाती है कि स्कूल जाते समय संभल कर जाना, बच्चों से झगड़ा मत करना, नानी का कहना मानना और नखरे मत दिखाना। फिर अप्पू को छाती से लगाकर टूटी सी आवाज़ में बेटे पुकारती है और अनुरोध करती है कि बेटे मुझे एक दफ़े माँ कहकर पुकार। लेकिन अप्पू सवाल करता है कि दीदी कैसे माँ होगी। मालू ठिठक जाती है। कुछ देर बाद उसे स्कूल रवाना करती है। उसका मन जो जाना होता है दरवाजे के सारे खड़े होकर एक तरफ देखती रहती है, ठीक है। और उसके बाद फिर बेटे के जो उसकी दादी है, माँ है, उसके बारे में बताया गया है कि बेटी के बच्चे होने की हकीकत जो छिपाकर ही मालू की शादी होती है। यानी शंकरन से जो है उसकी शादी, शंकरन नायर से जो उसकी शादी होती है मालू की, वो बच्चे की जो असलियत है उसे छुपा कर ही होती है। यूँ मालू अपने बच्चे को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाती है। कहानीकार ने पूरी संवेदना के साथ जो कुमारी माँ की पीड़ा छटपटाहट को यहाँ पर उकेरा है। और फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। हमें पता चलेगा कि जो अप्पू को लगता है कि नानी का काम ही फटकारना, वो गलतियां निकालना और सुनाना है, सुबह उठते ही गालियों की बौछार शुरू कर देती है और दोपहर होने पर ही छोरा उठता, मतलब जो उसकी जो गालियां हैं नानी, वो हमेशा शुरू कर देती है। वो कहती है कि जो लड़का है कितनी देर तक सोता है, तेरे जन्मते ही घर का सत्यानाश हो गया है ना। यानी उस बच्चे के जन्मते ही नानी कहती है इस घर का पूरा सत्यानाश हो गया, ठीक है। और फिर बाकी चीज़ें आपको पता है कि वो कहती है कि 5 साल पहले यह प्राण लेकर घर से निकल गया था कि उस घर में पैर रखेगा नहीं। नानी के मतलब ये उसके बेटे के बारे में बात हो रही है कुमारन की। 5 साल पहले वह मतलब कसम खाकर निकल गया था कि वो जो है घर में पैर नहीं रखेगा। नानी के सामने जो है मालू की तरफ इशारा करते हुए गिड़गिड़ाती है, मेरे पेट की जन्मी है, मैं उसे कैसे मार डालूं। यानी कि वो जो नानी है वो कुमारन जो उसका बेटा है उससे, यानी कि अप्पू के मामा से गिड़गिड़ाती है, उसको कहती है कि देख बेटा वो मेरे पेट की जन्मी है, उसे कैसे मार डालूं। और लेकिन कुमारन ज़िद्दी है, नानी की बात नहीं मानता है और घर छोड़कर वो चला जाता है। अप्पू को स्कूल रवाना जब वो करती है, जैसे उसकी शादी हो जाती है मालू की, अप्पू को स्कूल रवाना करती है। फिर शाम को स्कूल से लौटने पर क्या करती है, स्कूल से लौटने पर जो है नानी अप्पू से प्यार से पूछती है कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गया। तो अप्पू दीदी को पुकारता है तो नानी ही जवाब देती है कि वह नहीं है, एक जगह गई है। फिर तसल्ली देते हुए बताती है कि दीदी का आ जाएगी, अप्पू के लिए गेंद लाएगी। अतः यह स्पष्ट है कि यद्यपि नानी बात बात पर अप्पू को फटकारती है, दिल से बुरी बनती है, लेकिन असल में क्या है कि बेटी की ज़िंदगी की खातिर वो परेशान है। अप्पू के साथ प्यार से वह पेश नहीं आती है। जब बेटी की शादी पक्की हो जाती है, उसे सारा मिल जाता है, तो अप्पू के प्रति उसके दिल में भी जितना भी द्वेष था और कलुषता थी वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या है कि पहले ना जैसे एक स्त्री है वो आप किसी अन्य पुरुष के साथ शादी से पहले संबंध बना लेती है, तो उसके बाद उसके साथ कैसी कैसी होता है ना। वहीं पे हमें ये भी देखने, जैसे मालू का प्यार जो अप्पू के लिए है, बिल्कुल वैसा ही प्यार ना जो मालू है उसकी माँ का भी मालू के प्रति है, क्योंकि उसे वैसे पर्सनली कोई बच्चे से इतना ज़्यादा है नहीं कि मतलब बच्चा ही नहीं पसंद, नहीं। एक्चुअल में वो ना मालू के लेकर टेंशन में रहती है, इसी वजह से क्या है कि वो बच्चे को बुरा भला कहती है। अब ना हम क्या है कि इस कहानी में हम देखेंगे एक बच्चे की निजता का उन्मूलन, यानी कि एक बच्चे के नज़रिए से उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में इस कहानी में पढ़ेंगे, है ना। बाकी तो कहानी जो है उसकी समरी और सब कुछ आपको पहले ही समझ में आ गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मूल्यांकन विश्लेषण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेंगे ना, तो फिर एग्ज़ाम के लिए कोई और इस चैप्टर से और कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आएगा यहीं से पंक्तियाँ उठाकर आप लिख सकते हैं।
तो दादी कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो बच्चा है अप्पू। पूरी कहानी अप्पू के विचारों और का जो घटना क्रियाकलाप होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उसी के माध्यम से बताई जाती है। अप्पू 5 साल का बच्चा है और कहानी का केंद्र भाव जो है उसी के माध्यम से निरीहता है, मतलब उसी के माध्यम से प्रकट होता है। कहानी के ये कहानी के त्रासद बनाती हैं, कौन बनाती है? वो घटनाएं जो होती हैं, यानी अप्पू के जन्म के बाद से ही स्थितियाँ त्रासद हो जाती हैं। कहानी के ज़्यादातर पात्रों का अप्पू से संबंध है, डायरेक्ट संबंध है, जैसे नानी हो गई, मालू हो गया। वहीं पे दलाल शंकरन है जिसकी मालू से शादी होती है, उससे उसका डायरेक्ट संबंध नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट संबंध है, ठीक है, यानी उसका सौतेला पिता बन जाता है दलाल शंकरायन। उसी तरह मामा जो है कुमारन, उसका भी डायरेक्ट सीधा संबंध है लेकिन उसकी मम्मी के बाद मम्मी का उससे संबंध है कुमारन से, इस वजह से उसका भी संबंध है। पर दोनों ही बातों वह सुनता है और दोनों के आचरण के वह गवाह भी हैं। दोनों के बारे में मतलब वो जानता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो अप्पू है, अप्पू की नज़रिए से ही उस पूरी कहानी को उभारा गया, उसकी बारीकियों को बताया गया है। अप्पू को दीदी बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी उसकी माँ बहुत ज़्यादा पसंद है। सवेरे स्कूल जाने से पहले दीदी ही उसे नहलाती है, माड़ भात परोस देती है, उसके बाद कमीज और जांघिया पहनाती है, फिर उसके बाद बालों पे कंघी करके फिर चेहरे पर जो तेल लगा होता है उसको हटाती है, फिर स्कूल भेज देती है और रात को खाने बैठता है तो उसके पास आकर बैठ जाती है। दीदी का दीदी कौर बनाकर खिलाना उसे पसंद करती है और नानी के सामने वह ऐसा नहीं करती क्योंकि नानी डांटती है। रात को खाना खाते ही अप्पू लेट जाता है लेकिन वह दीदी नहीं आती तब तक वो सोता नहीं, और दीदी क्या है, रसोई साफ करके ही आती है। दीदी से लिपट कर सोना अप्पू को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। दिल के सारे संदेह जो होते हैं वो दीदी से पूछता है और दीदी कभी अप्पू से नाराज़ नहीं होती है। एक दिन अप्पू स्कूल के दोस्त जो है कुटी शंकरन, बातचीत के बीच में उसे कहता है कि दीदी उसकी दीदी नहीं माँ है। उसने तो अपनी माँ से यह बात सुनी थी लेकिन अप्पू मतलब कुटी शंकरन ने अपनी माँ से ऐसा सुना था कि वो उसकी दीदी नहीं उसकी माँ है। लेकिन अप्पू को उसकी मूर्खता पर गुस्सा आया और कनपटी पर तमाचा लगाने का मन हुआ, दोनों झगड़ा करने लगे। इसी प्रकार एक दिन क्या होता है, एक दिन जब अप्पू स्कूल गया हुआ है तो दीदी को देखने कोई आदमी आता है। उसी दिन शाम अप्पू का दोस्त जो है चक्कन ने सूचना दी कि घर में मेहमान आए थे। अप्पू को मीठा पकवान मिला था। ऐसे ही एक और दिन दीदी उसे जगाती है, नहलाती है, माड़ भात पिलाकर कपड़ा पहनाती है, नानी की बात मानने और नखरे मत दिखाने का अनुरोध करती है। तो तब अप्पू स्पष्ट बोलता है, नानी बुरी है, मुझे तो सिर्फ दीदी चाहिए। दीदी अप्पू को छाती से लगाकर पुकारती है, बेटा, है ना। इसी तरह उसी दिन जो है जब अप्पू स्कूल से वापस आया तो दीदी के बदले नानी ही उसे मिलती है। तो दीदी दिखाई नहीं देती तो अप्पू फिर पूछता है कि मतलब दीदी कहाँ है, दीदी 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 पुकारता है, फिर पूछता है दीदी कहाँ है। तो नानी कहती है दीदी एक जगह गई है, वापस आ जाएगी, तेरे लिए गेंद लाएगी। अप्पू सोचता है दीदी उसके साथ क्यों नहीं लेकर गई, बिना बोले कैसे चली गई। उसे गुस्सा आया, अजीब है दीदी, यदि दीदी आए तो मैं बात नहीं करेगा। वह बाहर निकल जाता है। नानी माड़ भात पीने को पुकारती रहती है। अप्पू को जी भर रोने की इच्छा हुई। वह फिर सोचता है कि दीदी भी अजीब है, किसी पगली बिना बताए चली गई। बच्चा होने की वजह से अप्पू वह नहीं समझ पाता कि दीदी की शादी होने वाली है। और क्या आती कहानी का अधिष्ठान जो बच्चे अप्पू की सोच, उसकी जो निहित उसकी निरीहता है, उसी के माध्यम से हमें पता चलता है। अपनी ज़िंदगी की त्रासदी से बच्चा जो है बेखबर है। और फिर उसके बाद जो है मनोवैज्ञानिक पक्ष इसमें देखने को मिलता है कि मन की गहराइयों में गोते लगाकर भावों, ख्यालों, उलझनों को पकड़ने की अंतर्दृष्टि हमें यहाँ पे देखने को मिलती है जो लेखक को हासिल है ना। और उसके M2 वासुदेव जो हैं नायर, वो इसके लेखक हैं। और कहानी के बच्चे के ख्याल के आधार पर लिखी कहानी, यह सीमा उसकी एक सीमा होती है कि उन बातों का ही चित्रण संभव होता है जो बच्चे की ज्ञान की सीमा के तहत वो आते हैं। और मालू जो ये कहानी है, माँ होने के बावजूद जो है दीदी का रोल अदा करने वाली जो मालू है वो आत्मसंघर्ष, बेबसी, निरीह भाव जो है वो मालू के माध्यम से ही जाहिर करती है। वो लोग कुछ नहीं बोलते, जो भी सोचा जाता है वो सारा मालू ही सोचता है। नानी बुरी है ऐसा कौन सोचता है।
मालू ही सोचता है, जो वो देखता है, जो बच्चे के दिमाग में समझ में आता है वो वही सोचता है। अपनी बेटी की खातिर जो बच्चे अप्पू से कटुता पेश करती नानी है, उसका चरित्र मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जायज़ है, लेकिन बेटी की शादी पक्की हो जाने के बाद उसके दिल में जो है जितने प्रकार के कलुष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अप्पू के प्रति प्यार और वात्सल्य भर जाता है। कहानी में उजागरित केरल की पारिवारिक जिंदगी और समाज का भी स्वरूप हमें देखने को मिलता है। हम देखते हैं, ये हमारा लास्ट पॉइंट है कि दीदी कहानी की धुरी असल में समाज की जो बरकरार नैतिक बोध है वो हमें देखने को मिलता है। केरल के जो सामान्य, क्योंकि मलयालम भाषा में लिखी गई कहानी है जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ है, केरल में मलयालम बोली जाती है। केरल की जो सामंतशाही समाज में और वर्तमान पूंजी व्यवस्था में भी शादी के पहले किसी स्त्री का पुरुष से संबंध रखना और मां बनना घोर अपराध समझा जाता है। आज तो यह अपराध को छिपाने के लिए वेरियस टेक्निक्स आ गई हैं, लेकिन सामंती समाज में उसकी जो सजा भुगतनी ही पड़ती थी। मालू ने ऐसे ही अपराध किया जिसकी वजह से उसे घर में अपमान सहना पड़ा, आखिर अपने बच्चे को भी छोड़कर जाना पड़ा। केरल की सामाजिक जिंदगी का ये त्रासद हिस्सा पूरी सजगता के साथ दीदी कहानी में प्रस्तुत हुआ है। इसी के साथ इस दीदी कहानी का विश्लेषण और मूल्यांकन हमने कर लिया है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।